हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट वाले 4 लेक्चर जो हम लोग लिए हैं उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। यहाँ तक हम लोग लास्ट वाले क्लास में ये हम लोग टोटल वॉइड रेशियो के बारे में जाने, पोरोसिटी के बारे में जाने, वाटर कंटेंट के बारे में जाने, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एयर कंटेंट, इतना हम लोग लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करके जितने टाइप्स ऑफ यूनिट वेट है ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब आपका यहाँ तक में ये जो हम लोग यहाँ तक सबमर्ज तक डिस्कशन किए, यहाँ तक में आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इंपॉर्टेंट, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाता है। जो रह गया था वो रह गया था आपका परसेंटेज एयर वॉइड, ये वाला अब हम एक डिस्कस कर देते हैं आपको। उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सारे पढ़ लिए। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे ये AC है, एयर कंटेंट, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। अगर आपको एग्ज़ाम में एक वैल्यू दे दे S का और आपको बोले कि एयर कंटेंट कितना होगा, तो आपको पता है एयर कंटेंट के फॉर्मूला में तो VA/VV आता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन S बताया हुआ है, तो आप इस S के मदद से AC कैसे निकाल लेंगे? तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला आता है AC + S = 1। अब ये वाला फॉर्मूला कहीं से आया होगा, तभी तो फिर आपको अगर एग्जाम में S पता रहेगा तो आप 1 में से S माइनस कर देंगे तो AC निकल जाएगा। और अभी तक आप क्या पढ़े हैं? AC = VA/VV। अब आप एग्जाम में सोच रहे होंगे कि VA कहाँ है, VV कहाँ है, आप इस S को देख करके VA और VV निकालने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ये वाले रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है तो आप जो अभी ये टोटल 8 टाइप के आपके फंडामेंटल रिलेशंस, और इसमें से जो यूनिट वेट के अंदर में जो ये 5 टाइप के यूनिट वेट्स थे, तो टोटल आप कह सकते हैं कि आप जो ये 12 फॉर्मूलाज आप अभी तक देखे हैं, जो 12 टॉपिक्स के बारे में आप जाने हैं, अब इन सारे को आपस में क्या किया जाएगा? रिलेट किया जाएगा किसी न किसी फॉर्मूला से। किसी में कोई डिवाइड होगा, किसी में कुछ मल्टीप्लाई होगा। जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन के साथ वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। अब आपको हो सकता है कि इसमें से ये 3 चीज़ दे दे, एक चीज़ आपको निकालने बोले, या हो सकता है कि आपको ये चारों चीज़ एग्जाम में दे दे और आपको कुछ और पूछ ले। जैसे अब आपको वॉल्यूम ऑफ, या मान लीजिए जैसे आपको ये 3 दे दे, आपको E का वैल्यू नहीं दे और आपको बता दे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो आपका कुछ इतना वैल्यू है। अब आपको बोल देगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बताइए कि आपका कितना है। तो अब आपको पता है कि वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आप पहले आप इससे अननोन निकालेंगे वॉइड रेशियो, और फिर उसको आप यहाँ पे E = VA/VS रखेंगे, तो VS अननोन रहेगा तो VS निकल के आएगा। तो ये तो हो गया फंडामेंटल जो आप अभी तक पढ़ लिए हैं, और ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं जो आपको अगर नहीं पता रहेंगे तो क्वेश्चन में S दिया है, W दिया है, G दिया है, अब पूछ रहा है VS, तो कैसे निकालिएगा VS निकालने के लिए VV गिवन है और E चाहिए, और E कैसे निकालिएगा एग्जाम में? तो E निकालने के लिए अब आपको कुछ रिलेशनशिप्स का ज़रूरत पड़ेगा जो आप आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये जो आप यहाँ पे टोटल 4 फार्मूला देख रहे हैं 3 पार्ट में, और यहाँ पे आपको ये 3 फार्मूला, ये 6 जो फार्मूलाज हैं ये बेसिक फार्मूलाज हैं, मतलब जो रिलेशंस हैं ये वो बेसिक रिलेशन है। इनसे और 10 रिलेशन निकल सकते हैं, लेकिन आपको ये 6 तो एटलीस्ट पता होना पड़ेगा। चाहे आप SBT के स्टूडेंट हो, चाहे आप SSC JEE के स्टूडेंट हो, आपको हर हाल में ये 6 जो फार्मूलाज हैं ये याद होने पड़ेंगे। अब ये फार्मूला रटना नहीं है, ये फार्मूला निकलता है 3 फेज डायग्राम से ही। अब वो कैसे निकलता है वही चीज़ हम लोग आज के पूरे लेक्चर में एंड तक में ये 6 फॉर्मूला का कोशिश करेंगे कि डेरिवेशन हम आपको कंप्लीट बता दें। इनकेस अगर आज नहीं हो सका तो फिर आपको 2 लेक्चर्स में ये टोटल रिलेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो सॉइल का 3 फेज डायग्राम वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होगा। फिर हम लोग उसका छोटा सा न्यूमेरिकल्स आता है, वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इस रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है। अब ये रिलेशनशिप्स आपको क्या करना है? 2 चीज़, पहला तो आपको ये याद करना ही करना है, ठीक है? ये तो हर हाल में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है? और दूसरा जो है, जो SBT वालों को इसका डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या कर देगा? डेरिवेशन पूछ देगा रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड एंड पोरोसिटी क्या होता है। अब वो पूछा है, इसका मतलब एक लाइन में सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं लिख देना है, ये फॉर्मूला लिख करके आपको इसका प्रूफ दिखाना है कि ये कैसे बना फॉर्मूला, तब उसका आपका आएगा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। तो SBT वालों को ये दोनों चीज़ करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को ये तो याद रखना ही रखना है,
और हम सजेस्ट करेंगे कि ये डेरिवेशन एक बार ज़रूर देखिए, इसलिए ताकि आपके माइंड में क्या होता है ना कि आप कितनी चीज़ों को रटेंगे। आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको बहुत कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो एक आइडिया होने के लिए कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला अगर जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई आया है तो कहीं से अचानक से तो नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंडामेंटल रिलेशन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप ई एस देख रहे हैं, आपको भी पता है कि ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये सारा कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई फॉर्मूला से बना है। तो डेरिवेशन एक बार आप देख लेंगे ओवरऑल तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से हो रहा है। कल को आप अगर टीचिंग में भी जाते हैं या किसी भी आप हायर स्टडीज़ में भी जाते हैं, अगर आप बीटेक भी करेंगे तो भी आपको वहाँ क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा डायरेक्ट और आगे बढ़ा जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए आपको डेरिवेशन जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार ज़रूर देख लीजिए। भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को याद नहीं रहे लेकिन एटलीस्ट एक बार देखिए ज़रूर, ठीक है। तो हम लोग अब आज क्या करते हैं, आज हम लोग पहले एक ये जो कंटेंट रह गया था परसेंटेज ईयर वर्ड, ये जल्दी से डिस्कस करके रिलेशनशिप पे जाते हैं, फिर आज उसका डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। नाम से पता चल जाएगा कि परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है। आपका एयर वॉइड कितना है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके एक सैंपल में मौजूद है एक सॉइल मास में, किसके रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आपका पूरा सॉइल का जो ये है 3 फेज डायग्राम आप यहाँ पे अगर देखेंगे, इस पूरे में वॉल्यूम ऑफ एयर तो आपका ये है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया आपका। अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ये कितना है, तो जब इस वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉइड के रेस्पेक्ट में बताया गया तो वो क्या कहलाया, एयर कंटेंट। अभी जस्ट आप पढ़े हैं इसके पहले, यहाँ पे आप देखेंगे एयर कंटेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सिर्फ वॉइड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एयर कंटेंट कहलाएगा, अगर इसी को टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो परसेंटेज एयर वॉइड कहलाएगा। सेम उसी तरह से समझिए जैसे पोरोसिटी वॉइड रेशियो था और पोरोसिटी था। वॉइड रेशियो क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब पोरोसिटी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई ओवरऑल वॉल्यूम। ये सिर्फ सॉलिड के रेस्पेक्ट में वॉइड था और ये ओवरऑल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉइड था। उसी तरह से आपको जैसे ये ई और एन को याद रखना है वैसे ही आपको ए सी और एन ए को भी याद रखना है। ए सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज एयर कंटेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड परसेंटेज एयर वॉइड। किससे डिनोट करते हैं, ये गलत हो गया, इसको एन ए से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ से कॉपी किए हैं इस वाले बॉक्स को, इसलिए वो ए सी रह गया है। एन ए इज इक्वल टू वी ए बाई वी इंटू 100, ये हम नोट्स में आपको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा बस एक लास्ट बचा हुआ था जो आपका टोटल 8 टाइप्स के आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से आपका ये हो गया 8। और जो यूनिट वेट था उस यूनिट वेट को हम लोग और इलेबोरेट करके उसके अंदर में ये 5 टाइप के यूनिट वेट भी हम लोग लास्ट वाले क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आज से हम लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज़ हम लास्ट वाले क्लास में भी एंड में थोड़ा सा बताए थे, अब हम आपको इसको और इलेबोरेट करते हैं, एक एक करके सबको समझाते चले जाते हैं। अभी इसमें कुछ समझाने लायक खास है नहीं, आप एक बार फॉर्मूलाज को देख लीजिए, ताकि फॉर्मूलाज देखते रहना है ताकि आपके दिमाग में एक तरह से ये फॉर्मूलाज जो है ना वो, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है। कल को क्या होगा, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको याद रहेगा, अभी आप लेक्चर देखे होंगे, आप कल इस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला याद आ जाएगा। प्रॉब्लम होगा कि जब आप 10 दिन इस सब्जेक्ट को बंद कर देंगे और फिर अचानक से हम आपको ई और एन के बीच का जो फॉर्मूला है वो दोनों पूछ लेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो होगा वो इस माइनस और इस प्लस में होगा। आप इस वाले प्लस को यहाँ लगा देंगे, इस वाले माइनस को यहाँ लगा देंगे, या अगर आप सही भी बोलेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि n डिवाइड बाई वन प्लस या 1 माइनस n है, लेकिन इसके साथ है कि इसके साथ है ये भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस वाले टॉपिक में ही होने वाला है। तो ये रिलेशनशिप को आपको याद करना है। अब याद करने के साथ साथ आपको डेरिवेशन भी समझ लेना है, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली आगे काम आने वाला है। और डेरिवेशन देख लेने से क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न का जो चांस होता है, अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए एसएससी जेईई में आ गया, अब वहाँ आपको पता है कि 1 मिनट से ज़्यादा आप नहीं देना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखें, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आप आगे बढ़ गए। जब सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको, और कम से कम अगर आपको लगा कि 2 मिनट आपके पास अवेलेबल हो गया है 99 क्वेश्चन देखने के बाद, तो आप क्या करेंगे कि आप जल्दी से एक 3 फेज डायग्राम बनाएंगे और आप इसी फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश कर लेंगे। अगर 1 मिनट 30 सेकेंड भी अगर आपको लगता है इसको डिराइव करके फॉर्मूला याद करने में, तो बाकी इसको यहाँ पुट करके सॉल्व करने में आप इसको ट्रायल ले सकते हैं। मतलब भूलने के केस में भी डेरिवेशन आपको याद दिलवा देगा।
उसके लिए आपको प्रॉपर कमांड होना पड़ेगा। इसी कमांड के लिए आपका आज का पूरा लेक्चर जो होगा वो इस रिलेशनशिप के फॉर्मूला को डिराइव करने के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, फुल कोर्स जब लेते हैं तो उसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज यही होता है कि आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, भले ही वो आपको याद नहीं रह पाता हो। और डिसएडवांटेज ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत लेंदी हो जाती है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं तो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो फिर तो आपको ये सॉलिड कंटेंट है, आप इसी को देख करके एग्जाम में जाकर के सेम चीज़ जो हम आपको यहाँ दे रहे हैं पीपीटी नोट्स में, आप इसको डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिख देंगे, आपको 70 में 65 आने के चांसेस रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को थोड़ा सा लेंदी लगेगा अननेसेसरी का। ठीक है, लेकिन बताना तो काम है, क्योंकि अगर एक बार समझा देंगे तो आगे हमेशा आपको याद आएगा। अब एक एक करके देखिए, ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में एक फॉर्मूला होता है जो हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 1+W। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आप आगे जब आप कॉम्पैक्शन देखेंगे वहाँ पे आपको भी यूज़ होगा। जब आप यूनिट वेट ऑफ का टेस्ट देखेंगे कि यूनिट वेट निकालने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि ये W का वहाँ पे आपको यूज़ होता है। तो वहाँ पे इस W को निकाला जाता है लेबोरेटरी टेस्ट करके। जो लैब टेस्ट आपको वाटर कंटेंट निकालने के लिए होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि ये सारे आपके मेथड्स होते हैं वाटर कंटेंट निकालने के। तो इसमें से जो आपका लैब वाला जो मेथड होता है उससे आपका क्या किया जाता है, W निकाल लिया जाता है। अब जैसे ही W निकाल लिया जाता है तो इस फॉर्मूला में आप पुट करते हैं, आपका गामा डी निकल करके आ जाता है। इसीलिए कई बार इस वाले फॉर्मूला को हम लोग लैब फॉर्मूला भी बोलते हैं। लेकिन आखिर ये निकला तो है ही कहीं ना कहीं से डिराइव करके। अगर गामा डी को गामा डिवाइडेड बाई 1+W बोल रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि इस वाले फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एसबीटी वाले को हम कहेंगे कि इसका डेरिवेशन समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कहीं आपको पूछ ले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये चीज़ कभी भी उनके लाइफ में काम नहीं आने वाला है। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, गामा डी इक्वल टू गामा बाई 1+W। क्योंकि आगे आप जितना भी चीज़ पढ़ेंगे, बीटेक में भी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूलाज आप एक एक करके पहले देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है। गामा डी इक्वल टू गामा बाई 1+W। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में भी फॉर्मूला है, E इक्वल टू n डिवाइड बाई 1 - n। और n अगर आपको निकालना है तो E डिवाइड बाई 1+E। मतलब ये इंटर रिलेटेड है आपस में। अगर n पता है तो E निकाल सकते हैं, E पता है तो n निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके बीच में रिलेशन है S इंटू ई इज इक्वल टू W इंटू जी। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अभी हम बता देते हैं। वैसे हम आगे इसको लास्ट में बताने वाले हैं, जब सारा करा देंगे तो। हम लोग इसको याद करते हैं सहवाग ट्रिक से। आसान है, सहवाग नाम याद रह सकता है। जब भी बोलेगा आपको SE W और G के बीच में रिलेशन बताइए तो याद रखने की जरूरत नहीं है पहले कौन सा है बाद में कौन है, मल्टीप्लाई कौन किसके साथ है। S और E एक साथ है, W और G ऑलमोस्ट एक साथ है। तो इससे आपको याद हो जाता है। देख के भी लग रहा है कि सहवाग लिखा हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से अरेंज कर दिया जाए तो आपको ये देख के भी लगेगा कि ये सहवाग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक ट्रिक होता है इस वाले के लिए। इससे क्या होता है कि ये फॉर्मूला कभी आदमी भूलता ही नहीं है, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है। अच्छा, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड और पोरोसिटी के बीच में भी फॉर्मूला है। परसेंटेज एयर वॉइड जो है वो पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट भी होता है। और हम एक फॉर्मूला आपको और बताए थे अभी, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ऐड कर देंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये दोनों फंडामेंटल आपको एक तरह से फॉर्मूला है। अगर आपको मान लीजिए एयर कंटेंट दिया, मान लीजिए आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है, पोरोसिटी दिया हुआ है और आपको परसेंटेज एयर वॉइड जानना है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को आप 1 से माइनस कर देंगे तो एयर कंटेंट निकल जाएगा। एयर कंटेंट को यूज़ कर लीजिए इस वाले फॉर्मूला में, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए पोरोसिटी के साथ, आपको परसेंटेज एयर वॉइड मिल जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से 4 और 6 ये दो फॉर्मूला को यूज़ करके आपस में एक न्यूमेरिकल दे सकता है। अब वो न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में हो सकता है, 6 मार्क्स में हो सकता है, वो डिपेंड करता है। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको 6 मार्क्स में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये दो फॉर्मूला को यूज़ करवा रहा है और दो फॉर्मूला को यूज़ करा रहा है। और न्यूमेरिकल को अगर आप एग्ज़ाम में जैसे लिखते हैं, आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके फंडामेंटल फॉर्मूला बता के, तो 6 मार्क्स में देना चाहिए, क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर एक सिंपल फॉर्मूला एक ये पूछ रहा है और सारी चीज़ गिवन है, एक चीज़ अननोन दिया हुआ है, तो 4 मार्क्स में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ डिस्कस कर देंगे कौन सा 4 में है कौन सा 6 में है, इस तरह से। ठीक है, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इनके बीच में भी एक रिलेशन है। और ये रिलेशन हम कहेंगे कि इसलिए याद कर लीजिए
क्योंकि इसके बल पे आगे आपको और बहुत सारे रिलेशन है। जैसे एक रिलेशन आएगा गामा डी का हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। एक आएगा आपको ये हो गया गामा बल का, एक आ जाएगा गामा सेट का, गामा सेट इज इक्वल टू G+E डिवाइडेड बाई 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। अब आप देखिए ये जो दोनों फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला इसी वाले फार्मूला से बना है, इसलिए हम आपको ये दोनों फार्मूला जो है वो यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे अभी जस्ट कि ये किस तरह से ये बना, किस तरह से ये बना। ठीक है, ये टोटल 6 फंडामेंटल रिलेशन आपको याद रखने हैं। ये 2 फार्मूला आप देखेंगे कि इसी से बन करके आ गया, तो टोटल फार्मूला कितने हो गए, 8 फार्मूला हो गए, 9 फार्मूला हो गए। आपको 4 यहाँ पे है जो आपको इसी वाले में से ये दोनों आपको रिलेटेड है, तो 4 फार्मूला आप देखिए यहाँ है, और यहाँ पे आपको हो गए लगभग 5 फार्मूले, तो टोटल 9 फार्मूलेज हो गए आपको इस 6 टॉपिक्स में। आप इन 6 टॉपिक्स को याद रखिए, सारे फार्मूलाज अपने आप बन जाएंगे। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये तो हम लोग डिराइव करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है या आपको ये फॉर्मूला याद है, और एग्जाम में अगर आपको गामा डी पूछ रहा है, तो जब गामा डी पूछ रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि आपका इस वाले फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये आपका वॉइड रेशियो है, ये आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और ये भी आपका वॉइड रेशियो है। जब ड्राई की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। जब पानी बिल्कुल भी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, 0। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से लेके 1 तक वैरी कर सकता है, पीछे इसीलिए पढ़ाए थे। अब जब आप इसको 0 कर देंगे तो ये पूरा कंटेंट 0 हो गया, तो G+0 इक्वल टू क्या हो गया, G हो गया, तो G इंटू गामा डब्ल्यू हो गया, निकल गया ये वाला फॉर्मूला। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे निकला होगा। जब पूरा पानी भर देंगे किसी वॉइड में तो सैचुरेटेड हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको ये S क्या हो गया, 1 हो गया। जब S आपका 1 हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, G+E हो गया, क्योंकि E इंटू एस होता। अब आपको यहाँ पे E के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है कि पूरा जो आपका वॉइड्स है वो आपका उससे भर गया है, पानी से भर गया है, तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गया। अब आपका वॉइड रेशियो भी क्या होगा, अभी वॉइड रेशियो के बारे में तो कुछ नहीं बोला। वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, तो यहाँ पे सिर्फ S आपका 1 हो जाएगा, तो G+E हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1+E इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये गामा सेट का फॉर्मूला बन गया। अब मान लीजिए आपको बोलता है गामा सबमर्ज निकालना है, तो आपको गामा सबमर्ज के लिए पता है ना कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल टू गामा सबमर्ज हो जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड निकाल लीजिए यहाँ से, माइनस गामा डब्ल्यू कर दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो गामा सबमर्ज भी निकल करके आ जाएगा। तो आपको एक और फॉर्मूला यहाँ से पता चल जाता है कि अगर गामा सबमर्ज निकालना है तो यही गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, गामा सबमर्ज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टोटल 10 फार्मूला आपको यूं ही बन गए। तो इस तरह से सारे फार्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम आपको जो यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड करके दिए हैं ये सारे वो बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल में आएंगे, उसके पहले हम आपको इससे बनने वाले और जो फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको हो सकता है कि आपको इतना डिराइव करने का नहीं मन हो, आपको डायरेक्टली याद रखना है, आप उस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखिए। जैसे हम यहाँ पे ही आपको ये ऐड कर देंगे इस तरह से, यही गामा सेट वाला जब भी हम आपको बताए ये वाला ऐड कर देंगे, गामा डी वाला आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख देते तो आपको लगता कि ये याद रखना है, इसलिए हम आपको पहले आज लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि नोट्स तो हम आपको बाद में जब फाइनल पढ़ा देंगे फिर हम अपडेट करेंगे, तब आप नोट्स देखेंगे तो आपको ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का सारा बेसिक रिलेशन। अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक करके हम लोग इन सारे का डेरिवेशन जाने, वो हम लोगों के लिए SBT वाले स्टूडेंट जो आप कोर्स देख रहे हैं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आना है थ्योरी में तो यहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं, अब वाइट शीट पे जाएंगे, अब ये PPT छोड़ देंगे क्योंकि अब हम लोगों को बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस लिखने हैं, तो हम लोग इसमें नहीं लिख करके आपको हम दूसरा PDF बना देंगे, इसमें हम आपको अभी से सारा डेरिवेशन है जो है वो हम यहाँ पे करा देंगे, और इसी का PDF जो है वो हम आपको उस वाले नोट्स में अटैच कर देंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस डाल करके जो भी चीज़ हम चाहेंगे यहाँ पे डिराइव करके लिखना वो ज़्यादा फ्लुएंटली और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो खैर उसका आपको कोई इशू नहीं है, हम आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको ये सारा PDF जो है वो बन करके मिला हुआ रहेगा, यही सेम नोट जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको उसमें मिल जाएगा PDF में। अब हम लोग एक एक करके सारे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला
डेरिवेशन आपका है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरह से लिख करके देगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन ये चारों का आपको बता देगा। कोई सिंबल नहीं बताएगा, कोई फेस डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बताएगा, एक वन लाइन में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये रिलेशन एक तो याद होना चाहिए, क्योंकि डिराइव किसको करेंगे, पहले वो इक्वेशन पता तो रहे। तो इसका इक्वेशन आपको सबसे पहले याद आ जाना चाहिए, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ये तो आप पढ़ लिए थे अभी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वो जानना चाहेगा कि इस इक्वेशन को लाए कैसे। ये जो लिख दिया आप इसका रिलेशन, यहाँ पे आप लिख के छोड़ देंगे, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स दे देगा। अगर 5, 4 या 6 का थ्योरी है तो आपको इसको अब यहाँ से डिराइव करके बताना पड़ेगा कि डेरिवेशन, और डेरिवेशन में अब आपको बताना पड़ेगा कि ये किस तरह से ये फॉर्मूला बन करके यहाँ तक आया। इस थ्री फेज डायग्राम को आप यहाँ पे साइड में बनाएंगे और इसको बना करके आप दिखाएंगे कि ये चारों का जब आप पूछ रहे हैं तो इस फेज डायग्राम से वो रिलेशन कैसे निकल करके आया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपको पहले समझा देते हैं कुछ एजम्पशन, ताकि जब हम डेरिवेशन में आएंगे तो वहाँ पे हमको रुक करके वापस समझाना नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग फेज डायग्राम में क्या बोल रहे थे, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये वेट ऑफ एयर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ये वेट ऑफ वाटर और ये वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें से वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला करके आप क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर एक एजम्पशन यहाँ पे समझ लिया, एजम्पशन क्या है, कॉन्सेप्ट ही है, उसको समझ लीजिए। अगर हम वॉइड रेशियो को, वैसे अगर हम लोग रेशियो की बात करेंगे ई की, तो ये तो आपको ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन आपका इन्फिनिटी होगा। ये आपका वॉइड रेशियो का आपका वैल्यू होता है, रेंज होता है एक तरह से। अगर हम वॉइड रेशियो को, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के रेस्पेक्ट में अगर जानना चाहें, अगर हम समझना चाहें कि वॉइड रेशियो होता क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इस पूरे सैंपल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका ये सैंपल है, इसमें कितना वॉल्यूम हम लोगों का वॉइड है, यही चीज़ दर्शाता है वॉइड रेशियो। इसका मतलब है कि अगर हम इसका फॉर्मूला में आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में वॉइड कितना है, ये सॉलिड से कम भी हो सकता है, सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है, सॉलिड के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का मैक्सिमम जो, अगर कोई वॉइड हम लोग बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हम लोगों का कितना हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं होगा ना। अब ये वैल्यू भले आपका 500 हो जाए, ये वैल्यू आपका 0.1 हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये इन्फिनिटी हो गया वगैरह वगैरह, या ये वैल्यू आपका 1 हो जाए, ये वैल्यू आपका 20 हो जाए, तो आप कहेंगे वॉइड रेशियो डेसिमल में है। ये तो हो गया तब जब आप इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं। अभी आप मान लीजिए कि आप सिर्फ इस टर्म में बात करना चाहते हैं कि किसी भी सॉइल सैंपल में वॉल्यूम के हिसाब से बताओ कितना वॉइड हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर जितना वॉल्यूम है वॉइड का वही सबसे ज़्यादा होगा। मतलब पानी ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा एयर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉइड वॉल्यूम हो जाएगा। अभी क्या है, ये एयर वॉल्यूम है, ये वाटर वॉल्यूम है। अगर हम वाटर हटा देते हैं, पूरा का पूरा एयर कर देते हैं, तो पूरा का पूरा में वॉइड में क्या होगा, एयर भरा रहेगा। आप उसको कह सकते हैं कि सर सबसे ज़्यादा खाली है, क्योंकि एयर होने का मतलब क्या है, खाली है। तो सबसे ज़्यादा खाली कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा वो आपका टोटल वॉइड रेशियो के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम के टर्म में समझा रहे हैं, रेशियो के टर्म में नहीं समझा रहे अभी, ठीक है। तो अगर ई को वी के बराबर होना है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं और ई को वी के बराबर होना है, तो वी एस को 1 होना पड़ेगा। E इज इक्वल टू वी तभी होगा ना जब डिवाइडेड बाई आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या कर रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, जब हम आपको एक सॉइल सैंपल के बारे में समझा रहे थे कि ये मेरा ग्राउंड है और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक के सॉइल को फाइनाइट मानते हैं। एक हम लोग एक लेयर बना दिए बाउंड्री का अपने आप से, बोले इसके अंदर का सॉइल फाइनाइट होगा, बाकी पूरे अर्थ में कहाँ सॉइल है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉइल की नहीं, फाइनाइट सॉइल की बात किए थे हम चैप्टर 1, जब लेक्चर 1 हम आपको बताए थे उस समय। उसके बाद हम आपको बोले थे कि ये मेरा एक्टिव जोन है, इतना दूर में ही सारा लोड का कैलकुलेशन होना है, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है कि मेंटल और कोर कितना हाइट तक है, कितना 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरा सॉइल मास है। और हम आपको ये भी बोले थे कि कभी भी हम लोग इसके हाइट एच की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेरी कर सकता है। इसी प्लॉट में आप एक बार एक्सकेवेशन किए यहाँ तक,
मान लीजिए आपको कोई बहुत ऊंचा बिल्डिंग बनाना है और दूसरी बार आप एक्सकेवेशन किए यहाँ तक, मान लीजिए आपको कोई छोटा सा 2 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, यहाँ 10 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, तो फाउंडेशन तो आप अलग अलग एक्सकेवेट कीजिएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगा ई डब्ल्यू एस, ये सारा जो है वो यहाँ के प्रॉपर्टी ई डब्ल्यू और एस के बराबर ही होगा, ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है ये आपका सॉयल मास है। अब इस पूरे सॉयल मास में सारा प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, तभी तो फिर आपका जो जो भी आप कैलकुलेशन लेंगे, जो भी यूनिट वेट लेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे प्लॉट में सॉयल का ये प्रॉपर्टी है। ये तो नहीं होगा कि हर 10 मिनट में, हर 5 मीटर में, 2 मीटर में चेंज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हम लोग हाइट ऑफ एक्सकेवेशन की बात नहीं करते हैं। कहीं भी आप ये 3 फेज डायग्राम पढ़े हैं 4 लेक्चर में, कहीं पे भी आप देखेंगे हम इसका हाइट नहीं बताया आपको, क्योंकि वो हाइट को हम लोग कुछ भी नहीं मान के चलते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि ये जो सॉयल है हम लोगों का, ये जो सॉलिड है, इसको हम क्या करते हैं, यूनिटी मान लेते हैं। अब ये मान के भी दिखाया आपको ना कि वी जब आपका 1 होगा तभी आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ये बराबर होगा। ये तो हम आपको मैथमेटिकली आपको एक तरह से यहाँ पे लिख करके दिखाए। लेकिन वीएस आप वैसे भी इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 1 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एक यूनिट मान रहे हैं। अब वो यूनिट हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको हमेशा समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका 1 होगा, जब भी वेट ऑफ सॉलिड की बात होगी 1 होगा, मतलब यूनिटी मान के चलना है। ठीक है, अब ये रेशियो में कुछ वैल्यू निकल जाए या कुछ आपको दे दे पार्टिकुलरली कि इतना 1000 m³ है, उतना 1000 m³ है, वो तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो गया। जब आप एक जनरल बात करते हैं तो आप इसको यूनिटी मान करके चलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप डेरिवेशन में। जब आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, उसके बाद आप जब वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल। ठीक, अब वेट ऑफ वाटर को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि वेट ऑफ वाटर जो है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से इसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड कितना मान के चलना है, यूनिटी मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, बस यही बचा। अब यहाँ पे वी डब्ल्यू जो है वो यहाँ से आप इसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग वी को क्या बोल सकते हैं, वॉइड रेशियो के बराबर भी बोल सकते हैं। जब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सैंपल अगर हम लोगों का 1 है तो ये पूरा क्या हो गया, वी हो गया। तो E इज इक्वल टू वी, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ई। इससे हम वी डब्ल्यू निकाल सकते हैं E इंटू एस। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, डब्ल्यू एस जो है ये वेट ऑफ सॉलिड है। अब वेट ऑफ सॉलिड को यहाँ पे हम एक्चुअली गलती कर दिए, ये 1 नहीं मानेंगे। जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 मान रहे हैं, इसको अगर हम गामा सॉलिड से मल्टीप्लाई कर देंगे तब उस केस में ये क्या हो जाएगा, कुछ W मिल जाएगा हम लोगों को। हम लोग वॉल्यूम इसको 1 मान के चल रहे हैं, वेट तो जो यूनिट वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ना। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 मान के चलेंगे, वेट ऑफ सॉलिड को अभी 1 नहीं मानेंगे, वेट ऑफ सॉलिड तो निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड जो आएगा यहाँ पे, तो ये वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको गामा सॉलिड का मल्टीप्लाइड बाई जो आपका वॉल्यूम है सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, 1 है हम लोगों का। तो ये W आपका यहाँ पे बन जाएगा W इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, अब गामा S रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या किए, 1 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई एस होता है, हम इसको पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू ये वी डब्ल्यू के बदले ई एस लिख दिए इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा एस। अब 1 भी हटा देते हैं। अब गामा एस बाई गामा डब्ल्यू क्या होता था, अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, हम लोग जी के बारे में पढ़े थे। जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होता है आपको जैसे गामा के टर्म में ही अगर बात कर लेते हैं तो वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर।
दोनों ही टर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम यूनिट वेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो गामा एस बाई गामा डब्ल्यू जी होता है, यहाँ गामा डब्ल्यू बाई गामा एस है, इसका मतलब है 1/g। तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ई इंटू एस डिवाइडेड बाई, अब यहाँ ये 1/g हो गया, तो यहाँ 1/g लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर W इंटू जी इज इक्वल टू ई इंटू एस। हो सकता है ये चीज़, यही है हम लोगों का वो डेरिवेशन। इसको आप चाहे तो सीधा करके भी लिख सकते थे, हम अभी आपको क्योंकि डिराइव कर रहे हैं इसलिए हम आपको समझाते समझाते थोड़ा ये आगे पीछे हो जाता है। जब आपको ये PDF मिलेगा, अभी तो क्योंकि क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए कोई एक फॉर्मूला इधर आ गया, कोई एक फॉर्मूला इधर आ गया, यहाँ पे हम आपको लैंग्वेज लिख करके नहीं दिए। ये सारी चीज़ें जब आपको ये PDF मिलेंगी तो यहाँ पे हर एक चीज़ कि सिंस वी नो W इज इक्वल टू WW/WS वो लिखा रहेगा। फिर उसके बाद आपको एक एक करके पुटिंग, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको पुट किए इक्वेशन 2 में, ये सारा हम आपको इस तरह से करके लिख देंगे। इसको इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस इसको हम एक इस तरह से सेलेक्ट करके आगे पीछे कर देंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। अभी करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया कि ये कैसे निकाले। हम लोग एस का फॉर्मूला यूज़ किए, एस का फॉर्मूला यूज़ किए, हम लोग डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज़ किए, हम लोग जी का फॉर्मूला यूज़ किए। इस चार में से 3 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए और तीनों के फॉर्मूला का यूज़ करके आपस का रिलेशन बन के आ गया एस ई इज इक्वल टू WG। बस यही चीज़ आपको एग्जाम में यहाँ तक लिख देना है विथ प्रॉपर लैंग्वेज। तो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, इस डायग्राम के साथ, ये जो एजम्पशन हम आपको बताए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे थॉरोली लिख देंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। तो उसके बाद आपका ये जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये हुआ हम लोगों का रिलेशन नंबर 1 कि हम लोग एस ई इज इक्वल टू WG, इसको हम लोग क्या किए, डिराइव कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला डेरिवेशन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। वॉइड रेशियो को हम लोग E बोलते हैं, पोरोसिटी को हम लोग N बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस फेज डायग्राम, ये हम लोग एयर, वाटर और सॉलिड के टर्म में बनाए हैं। अब क्योंकि हमको वॉइड रेशियो और पोरोसिटी की बात करनी है तो हम क्या करते हैं, इसी फेज डायग्राम को अब हम वॉइड रेशियो के रेस्पेक्ट में और पोरोसिटी के रेस्पेक्ट में अलग अलग बना लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये क्या वर्ड बोल रहे थे। और ये वाला जो आपका डेरिवेशन है ये आप इसलिए अब से याद रखेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक बेसिक बना देता है और आपका न्यूमेरिकल, कोई भी आप जब अपने कॉलेज में भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ होगा वो, जैसे कोई भी फॉर्मूला जो होगा ना, उस फॉर्मूले में अगर इसको स्टार्ट करना है तो उसमें क्या करेगा, जानबूझ के अगर ई की ज़रूरत है तो क्वेश्चन में एन देगा, अगर एन की ज़रूरत है तो क्वेश्चन में ई देगा। और वो इसलिए देगा क्योंकि जो फॉर्मूला मेन है वो तो आपको पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गामा सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे गामा सैचुरेटेड होता है G प्लस ES डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू गामा डब्ल्यू। अब ये फॉर्मूला है आपका गामा सैचुरेटेड का। यहाँ पे क्या करेगा कि आपको क्वेश्चन में G गिवन है, E आप गामा डब्ल्यू आपको बता देगा, S का वैल्यू बता देगा और क्या करेगा, N बता देगा। तो G S गामा डब्ल्यू और जानबूझ करके N बता देगा, क्योंकि अगर E बता देगा तो आप तो डायरेक्टली पुट कर लेंगे ना। अब N बता देगा तो आपको N से क्या करना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा ढूंढ करके। अब कोई रिलेशन आपको पता रहेगा तभी तो आप निकालेंगे, तो वो चेक करना चाहता है। मेमोरी भी चेक होता जाता है और कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाता है कि अगर कोई एक चीज़ मिसिंग कर देते हैं तो क्या होता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको G दे दे, गामा डब्ल्यू दे दे, N दे दे और लैंग्वेज में क्या करे, S के लिए कुछ कंडीशन समझा दे। तो N से निकाल लेंगे आप E और लैंग्वेज पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि S के बारे में क्या कहना चाह रहा है। S का वैल्यू 0.5 होगा, 1 होगा, 0 होगा, जो भी कंडीशन होगा। तो इससे क्या होगा कि आप 2 कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। तो न्यूमेरिकल लेंदी करना होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट से आपको देगा। अगर न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तो फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट से देगा कि सिर्फ एक स्टेप आपका चेक हो जाए। अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव देना होगा तो इसमें से दे देगा। तो जनरली SBTE में इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि आपको ये जो है ये आपका न्यूमेरिकल का पार्ट बन जाता है, यही आपका डेरिवेशन का थ्योरी का भी पार्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में देके इसको वेस्ट नहीं करेगा। तो आप मान के चलिए कि एक इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको कराएंगे और एक इस टाइप का भी न्यूमेरिकल कराएंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल आप कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। और यही चीज़ आगे जा करके SSC JEE का भी बेस बनती है। आपको ये वाले यूनिट में अगर ये वाला फॉर्मूला, इस तरह से रिलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं याद हुआ है, आपको कहीं ना कहीं पे 1 मार्क्स का आपको नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि एक कोई एग्ज़ाम, जैसे गेट का भी एग्ज़ाम होता है ना,
वो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। उसमें भी जियोटेक से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो इस वाले यूनिट से रहता है जो आप इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। एसएससी में जाएंगे तो इससे हो सकता है 1-1 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो 2 मार्क्स हो गया। अगर आप उसमें से कुछ गलती कर जाते हैं तो 0.33 और नुकसान हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये वाला चीज़ जो है बहुत आगे तक आपके काम आएगा। आज भले ही आप अभी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, मगर ये आपको एसएससी और फिर आगे बीटेक करेंगे तो फिर गेट के एग्ज़ाम तक में काम आता है। इनफैक्ट आपको एमटेक पीएचडी कहीं भी आप जाएंगे आपको ये चीज़ें आपके साथ नहीं छोड़ेंगी। इसलिए आज ही इन चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम समझाना चाह रहे हैं कुछ वॉइड रेशियो से रिलेटेड चीज़। तो हम क्या किया, हम इस डायग्राम को बना दिया 2 फेज। 2 फेज मतलब क्या कि अभी तक हम लोग क्या बात करें कि ये मेरा मिट्टी है सॉलिड, अब उसमें पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई एक हो सकता है। हर हाल में हम इस वाले चीज़ को क्या बोल रहे थे, हम इसको वॉइड ही तो बोल रहे थे ना। अब ये वॉइड में एयर भी हो सकता है आधा, वाटर भी हो सकता है आधा, दोनों हो सकता है, सिर्फ एयर हो या सिर्फ वाटर हो, हर हाल में ये रहेगा वॉइड ही, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि ये मेरा वॉइड है। अब कितना पानी कितना हवा हमको अभी उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा, साइड में बनाते हैं, अभी हमें और चीज़ें इसमें लिखेंगे। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अब हमको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। तो हम क्या करेंगे कि अब समझाने के लिए हम आपको डेरिवेशन का स्टेप समझा रहे हैं कि जब आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को बताने के लिए आपको 2 डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाले डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको बना करके आप बगल में दिखाएंगे कि ये हमारा मेन फेज डायग्राम था, इसको हम बनाए हैं फेज डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं WRT, विथ रेस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो। अभी हम क्या किए, वॉइड रेशियो के रेस्पेक्ट में इस डायग्राम को बनाना चाह रहे हैं ताकि हमको कुछ कहानी समझ में आ जाए। अगर हम वॉइड रेशियो के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाइए। हम लोग वॉइड रेशियो के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, बेसिक जो हम लोगों का फॉर्मूला था वो था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ लिख देते हैं, पोरोसिटी के लिए हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई ओवरऑल वॉल्यूम। अभी हम इसको वॉइड रेशियो के रेस्पेक्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बोलना चाहें कि अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉइड रेशियो के टर्म में ही अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमको एक रिलेशन बनाना है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ये मैक्सिमम कब हो सकता है। अगर हम इस वाले इसको देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 ले लेंगे तो ये वीवी का वीवी रहेगा। अगर ये मेरा थोड़ा सा भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, या ऐसा समझ लीजिए आप, चलिए इस कॉन्सेप्ट से नहीं समझिए, आप समझिए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका मैक्सिमम कितना हो वैल्यू हो सकता है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैक्सिमम वॉइड रेशियो के बराबर हो पाएगा। अगर हम ई के टर्म में बात करें तो ई क्या है, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या है कि कितना वॉइड है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा ये कब हो सकेगा, जब वी आपका ई के बराबर हो जाएगा। जब वी ई के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कब होगा ये चीज़, जब आप वी एस को 1 मान लीजिएगा। अगर वी एस को 1 रख दीजिएगा तो ई इज इक्वल टू वी वी बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले में। अब हमको अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें इसको वॉइड रेशियो के टर्म में, तो मेरा ये वी जो है ये ई कब हो जाएगा, जब मेरा वी एस जो है वो मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि एजम्पशन है ना, तो हम एजम्पशन ही समझा के आपको बोल रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब ये 1 के बराबर रहेगा। 1 के बराबर रहेगा तो मेरा ई जो होगा वो वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वॉइड रेशियो वी को हम क्या लिख दिए, ई लिख दिए, और वी एस को हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, ठीक है। अब ये हमको कहाँ से मिला, ये मेरे इस थ्योरी से मिला। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो ये टोटल वॉल्यूम होगा, जो कैपिटल वी था, जो हम यहाँ पे अभी जैसे वी और वी एस लिखे थे, एक्चुअल फेज डायग्राम में तो यही हो रहा था ना, ये वाला टोटल हम लोगों का वी हो रहा था, ये वी एस हो रहा था, ये वी डब्ल्यू हो रहा था, ये वी ए हो रहा था, दोनों को ऐड कर देंगे तो वी हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वी को लिख सकते हैं 1 प्लस ई, क्योंकि ये 1 प्लस ई करेंगे तभी हमको कैपिटल वी मिलेगा।
अब अगर हम यहाँ पे पोरोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई फुल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आप अभी इस डायग्राम से क्या निकाल रहे हैं, ई डिवाइडेड बाई फुल वॉल्यूम क्या पता चल रहा है, 1 + ई। आ गया एक रिलेशन। अब इसी चीज़ को आप इंडिपेंडेंट भी निकाल करके चेक कर लीजिए, वैल्यू वही आएगा। अभी तो हम आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताए ना, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन से क्या हुआ, एक रिलेशन बना। अब इस रिलेशन में जो एजम्पशन आप एन के लिए ले रहे हैं वही चीज़ ई के लिए भी तो ले रहे हैं ना। अभी जैसे हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वॉइड रेशियो में ये ई के बराबर होगा, तो ये दोनों ही के केस में तो ई के बराबर ही होगा ना। तो इसीलिए आपका घुमा करके आप अगर इसको कहेंगे कि हम सर इस वाले से नहीं निकाल करके एन को हम इस वाले से ही निकालना चाहते हैं, वैल्यू वही आएगा। ये प्रूव हो चुका है, तभी तो ये फॉर्मूला बन करके आया ना। इसलिए हम यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि दिमाग में आएगा कि ये कैसे निकाले, ज़रूरी थोड़ी है कि हो रहा होगा एक्चुअल में, तो वो हो रहा होगा। नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे फॉर्मूला बन के आया ही नहीं होता। ठीक है, अब ये हो गया मेरा एक पहला वाला फॉर्मूला। अब सेकेंड हम लोगों का एक फॉर्मूला है वॉइड रेशियो का। अब इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, एक और बना देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यह एक काम करते हैं, हम साइड में बना देते हैं, बाद में नोट्स में आपके रहेगा। ठीक है, फिर से अगर हम एक फेज डायग्राम बनाएं और इसको हम बना दें सेम वैसे ही, ये मेरा हो जाएगा वॉइड और ये मेरा हो जाएगा सॉलिड। अब हम इसको फेज डायग्राम को किसके रेस्पेक्ट में बनाना चाहते हैं, पोरोसिटी के रेस्पेक्ट में बनाना चाहते थे। यहाँ हम लोग क्या बोले थे, ई के रेस्पेक्ट में बनाए थे, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 + ई हो गया। तो इसका हम लोग क्या किए, एक रिलेशन बना दिए। अब हम इसको बनाना चाहते हैं एन के रेस्पेक्ट में। अब एन क्या था हम लोगों का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई फुल वॉल्यूम। हम अगर कहना चाहें कि मेरा पोरोसिटी जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाए, इन केस अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा पोरोसिटी जो है वो मैक्सिमम क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाए, ये कब पॉसिबल है, जब मेरा v जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे n = VV/V है, अगर हम n को VV के बराबर बनाना चाहते हैं तो v = 1 रखना पड़ेगा। तो मेरा ये टोटल v जो है इस बार ये 1 हो जा रहा है। जब ये 1 हो जा रहा है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कह सकते हैं कि ये 1 - n हो जाएगा। ऑब्वियसली टोटल 1 है, ये n है, तो ये 1 - n हो गया। अब यहाँ से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये VV है मेरा, इसको हम क्या कह रहे हैं, VS है मेरा, इसको हम क्या कह रहे हैं, V है मेरा, यही हम बनाए हैं। अब अगर हम यहाँ पे पोरोसिटी का फॉर्मूला वॉइड रेशियो का फॉर्मूला लिखे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा क्या है, n, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, 1 - n। आ गया फॉर्मूला। स्टार्टिंग में जब आपको यहाँ पे, अच्छा अभी नहीं लिखे थे, जो आप पीपीटी में देखे थे वो यही वाला फॉर्मूला लिखा होता, E = n / 1 - n, n = E / 1 + e। बस ये चीज़ों को आपको याद रख लेना है। अब एग्ज़ाम में जो आप लिखेंगे तो आपको डिराइव करके पूरा दिखाना होगा। और डेरिवेशन में क्या होता है, इनफैक्ट जो चीज़ हम आपको अभी बताए हैं कि हम ये फेज डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू ये बनाए हैं, फेज डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो बनाए हैं, क्या क्या चीज़ों का एजम्पशन लिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है। तो क्योंकि हम लेक्चर को थोड़ा सा क्रिस्प बनाना चाहते हैं, अननेसेसरी की चीज़ें अभी हम ऑनलाइन रिकॉर्ड होकर के नहीं लिखना चाहते हैं। जब हम इसको कंप्लीट आपको ये PDF प्रोवाइड करने लगेंगे, आप जब देखेंगे तो हर वो चीज़ जो आप लेक्चर में सुने थे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको मेंशन कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो का लेंथ बचेगा, आप बोर नहीं होंगे वीडियो देखने से। जितनी देर हम लिखेंगे आपका डेटा एक्स्ट्रा खर्च होगा। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को सिर्फ टू द पॉइंट बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको यहाँ एक रिलेशन मिल गया E और N के बीच में। N निकालना हो तो E का ये फॉर्मूला है, E निकालना हो तो N का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये सारे आपके फेज डायग्राम हो गए। ये सारी चीज़ें नोट्स में आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड, रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एयर कंटेंट इसको हम लोग AC लिखते थे और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S लिखते थे। इसका आपको रिलेशन पता होगा, आपको दिखाए थे PPT में, AC + S = 1। ये हम लोगों का एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन आपको डिराइव करके निकालना है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में किसी दिन अगर आपको यही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उस दिन के लिए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से नॉट सो इम्पॉर्टेंट बोला जाता है। लेकिन ये कभी भी कहना नहीं चाहिए कि नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में हर बार आपको वॉइड रेशियो से ही क्वेश्चन पूछेगा।
अगर एक एग्ज़ाम 3 सेट्स में होता है, 3 अलग अलग दिन में होता है, तो चांसेस है कि किसी एक सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए इंडेक्स प्रॉपर्टी में से कभी भी किसी को नॉट सो इम्पॉर्टेंट नहीं बोलना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब AC प्लस एस इज इक्वल टू 1, इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। दोनों का बेसिक फॉर्मूला लिख दीजिए। AC क्या होता है, एयर कंटेंट, कितना वॉइड में एयर है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये पूरा हम लोगों का वॉइड है, VV अभी हम लोग डिस्कस करके ही आए हैं। इसमें हवा कितना है, ये एयर कंटेंट बताता है। पानी कितना है, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताता है। अगर हम S का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसी वॉइड में पानी कितना है वो बताएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब दोनों क्या है, वॉइड ही है ना, इसी वॉइड में हवा की बात किए तो एयर कंटेंट हो गया, पानी की बात किए तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बनेगा ना। अब इसी को ऐड कर दीजिए, AC प्लस S कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इन दोनों को ऐड कीजिए। अभी आपको रिजल्ट नहीं पता है, ये तो आप निकालना चाह रहे हैं ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, AC प्लस S किए हैं आप, तो ये क्या हो रहा है, दोनों वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ऊपर क्या हो जाएगा, VA प्लस VW। अब VA प्लस VW क्या होता है, ये भी VV होता है, तो VV बाई VV, ये क्या हो गया, 1 आ गया। यही है ये इक्वेशन, बस इतना ही सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड और पोरोसिटी। अब एयर कंटेंट जिसको हम AC बोल रहे हैं, परसेंटेज एयर वॉइड जिसको हम NA बोल रहे हैं, पोरोसिटी जिसको हम N बोल रहे हैं। अब होता क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड के बारे में NA को कहा जाता है कि N इंटू AC होता है, मतलब परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट होता है। फिर से हम वही बात कहेंगे, आपको सबका फॉर्मूला लिख दीजिए इंडिविजुअल। क्या नाम है इसका, पोरोसिटी के बारे में आप क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है। एयर कंटेंट के बारे में आप क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और परसेंटेज एयर वॉइड के बारे में क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई परसेंटेज एयर वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। अब आप ये चीज़ पढ़े हुए हैं। अगर हम परसेंटेज एयर वॉइड के बारे में था वॉल्यूम ऑफ एयर बाई फुल वॉल्यूम, ठीक है। अभी आपको रिजल्ट नहीं पता है, आप एक काम कीजिए, अगर आप N इंटू AC करके देखते हैं, अभी तो आपको क्योंकि पता है इसलिए हमेशा दिमाग में एक रहता है कि इसको निकालना है, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि आप N इंटू AC करेंगे तो ये NA के बराबर होना चाहिए। आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, N क्या है, VV बाई V इंटू A क्या है, AC, VA बाई VV, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये VV कट जाएगा, बचेगा क्या, VA बाई V। यही VA बाई V क्या है आपका, परसेंटेज एयर कंटेंट है। अब इसी को इंटू 100 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो तो खैर परसेंटेज में दिखाते हैं, इसीलिए फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो VA इंटू VA डिवाइड बाई V हो जाएगा। तो बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ये NA का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ये आपका कितना हो गया, ये 2, ये 3 था, ये 3 था आपका, ये आपका 4 हो गया। 4 इक्वेशन के बारे में आपको अभी तक पता चल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का 5th, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। यूनिट वेट मतलब अभी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है बल्क की बात हो रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी G, वॉइड रेशियो E, डिग्री ऑफ सेचुरेशन S। ये 4 वर्ड के बीच में कह रहा है कि आपको रिलेशन बताना है। एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली एक लाइन लिख देगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये 4 चीज़ बता देगा। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो डिराइव किसको करेंगे, डेरिवेशन का जो आंसर निकलेगा वही आपका फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद आना हमेशा काम देगा, इसीलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके टाइम अगर रहेगा एग्जाम में तो आप डिराइव करने की कुछ कोशिश भी करेंगे ना, तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। अगर आप हाफ भी पहुंच गए तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें एटलीस्ट 3 मिल जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट, जब आप जैसे अभी आप आगे जाकर के SSC की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ एक प्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी चीज़ आप सिर्फ SSC में रट करके चले जाएंगे तो हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपको काम दे देगा। और कितनी चीज़ें रटिएगा,
तो इसीलिए हर हाल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर प्रैक्टिस करते करते फिर क्या होगा कि फिर ये फॉर्मूला जैसे अभी हम लोगों को याद है, बस याद हो जाता है ऐसे ही, तो वैसे ही प्रैक्टिस करते करते ये आपको भी याद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो याद रखने में आसानी होता है। अदरवाइज जी के साथ एस मल्टीप्लाई हुआ है या ई के साथ एस मल्टीप्लाई हुआ है, ये रटना पड़ेगा। अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ अपने आप ये ब्रैकेट में जी प्लस ई एस क्यों आके गामा डब्ल्यू बार क्यों हुआ, ये अपने आप समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, अब रिलेशन निकालेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, या पहले हम आपको एक स्टार्ट ही कर देते हैं डेरिवेशन कि हम लोग गामा यूनिट वेट किसको बोलते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तो स्टार्टिंग में ही मान के चलते हैं ना कि वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब जीरो मान लेते हैं क्योंकि एयर का वेट हम लोग लेके ही नहीं चलते हैं, तो इसका तो हम लोग बात हटा देते हैं। रह जाता है मेरा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये तीनों मिला करके ऐड कर देंगे तो टोटल डब्ल्यू मिल जाएगा और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा एज इट इज़, फुल वॉल्यूम। अब ये तो हम लोगों का ज़ीरो हो चुका है, इसका डिस्कशन अब ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय फुल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसी वाटर को अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि हमको अब क्योंकि यूनिट वेट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, वेट से यूनिट वेट निकालने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ को हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमको रिलेशन बताना है गामा ये और इन सारी चीज़ों के बीच में। हम इसी वेट ऑफ वाटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़े थे, जी हम लोगों का क्या होता है, गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू। अगर हमको मान लीजिए कि अगर वेट को हमको निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि ये मेरा हो जाएगा वेट ऑफ वाटर है तो गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मेरा क्या हो जाएगा, वो वेट निकल जाएगा। तो गामा डब्ल्यू के बारे में हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि ये हम लोगों का यहाँ पे, अच्छा गामा डब्ल्यू को तो हम स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं अभी। जब हम डब्ल्यू एस की बात करेंगे तो हम डब्ल्यू एस को क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉइल को हम लिख सकते हैं ना कि गामा सॉइल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो जब गामा सॉइल के बारे में हम लोगों को जानना है तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना कि गामा सॉइल इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू, ये तो मेरा हो जाएगा गामा सॉइल का। अब मल्टीप्लाइड बाई हम लोग वी एस कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू एस निकल करके आ जाएगा। ये तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से ही पढ़े थे ना कि गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, गामा एस निकालना है तो जी इंटू गामा डब्ल्यू कर दिए। अब वेट ऑफ सॉइल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसको गामा एस इंटू वी एस लिख सकते हैं, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम कर देंगे, यही यहाँ से कर दिए ना, डब्ल्यू निकालना था तो गामा इंटू वी कर दिए, तो उसी तरह से यहाँ गामा इंटू वी कर दिए, तो यहाँ एस की बात हो रही है तो सब एस की बात हो गई। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं सिंपल चीज़ है, समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यू एस इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे आपको लिख ही देते हैं, ये इस वाले को कलर चेंज करके कि हम लोग गामा को इस तरह से लिख सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर को लिख देंगे गामा वाटर इंटू वॉल्यूम वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल को लिख देंगे गामा सॉइल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय फुल वॉल्यूम। अभी इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को वी एस के बारे में अगर जानना था तो वी एस तो हम लोगों का अभी हम बता देंगे कहाँ से आया। अगर हमको गामा एस के बारे में जानना था तो गामा एस को हम लिख सकते हैं ना कि जी इंटू गामा डब्ल्यू हो सकता है। तो हम यहाँ पे अब इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे कि इसको हम लिख सकते हैं कि गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू प्लस गामा एस, अच्छा गामा एस को ही हम लोग लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा गामा एस का जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये वी डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू एस हो गया डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को काम आएगा जो अभी हम लोग वॉइड रेशियो के रिस्पेक्ट में जो हम लोग एक फेज डायग्राम बनाए थे, हम दोबारा उसको यहाँ पे आपको बना देते हैं क्योंकि अब हम लोगों को ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को तो हम एक तरह से इक्वेशन में ले आए ना। अगर आप देखेंगे कि गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी लिखे थे तो उसको तोड़ते तोड़ते हम जी को तो यूज़ कर लिए, अब जी गामा डब्ल्यू ये दो टर्म इसमें यूज़ हो गया है। अब धीरे धीरे हमको ई और एस को एडजस्ट करना है। जैसे ही हम किसी किसी टर्म को चेंज करके ई और एस के टर्म में ला देंगे फिर हम अरेंज करेंगे तो मेरा ये फॉर्मूला बनेगा। कोई भी डेरिवेशन करने का यही लॉजिक है ना कि पहले एक टर्म को सॉर्ट आउट कर लो उसके बाद दूसरे वाले टर्म की तरफ बढ़ो।
अब हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि ये हम लोगों का अभी हम लोग जो टू फेज जिसको हम बनाए थे वॉइड रेशियो के रिस्पेक्ट में, कि इसको हम बोले थे सॉलिड सॉइल और इसको हम बोल दिए थे वॉइड। अब हम वॉइड को, क्योंकि हमको क्या बोला, यूनिट वेट बल्क का बात कर रहा है, बल्क में एयर वाटर दोनों हो सकता है, 20-80 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, पता नहीं है अभी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करके दिखाते हैं। इसी वॉइड को हम लिख देंगे एयर और वाटर। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो ये बना ही हुआ था, सेम क्यों बनाए। अभी हम इसमें अलग चीज़ लिखेंगे। ये जो है मेरा, ये स्टैंडर्ड है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। ये तो वो फेज डायग्राम है जिसके बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। हम जो अब ये फेज डायग्राम बनाए हैं, ये फेज डायग्राम तो हम वॉइड रेशियो के टर्म में बना रहे हैं ना। अब हम इन सारे चीज़ों को, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ई के टर्म में बनाए थे, अब वैसे ही हम इन सारी चीज़ों को ई के टर्म में लिख देंगे। हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या बोले थे, 1 बोले थे। अब ये कहाँ से आया, 2 मिनट पहले अभी हम लोग जो पिछला डेरिवेशन किए थे, यहाँ पे हम आपको दिखाए थे कि यहाँ हम लोग वॉल्यूम सॉलिड को 1 बोले, फुल वॉइड को हम लोग ई बोले। तो हम वही चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम इसको बोल सकते हैं, फुल को ई बोल सकते हैं, बोले ही हम लोग अभी डिराइव किए थे। उसके बाद फुल वाले इस वाले वॉल्यूम को हम लोग क्या किए थे, 1 + ई बोले थे। कंप्लीट वॉल्यूम को यहाँ से ऐड कर दिए 1 + ई, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब उस वाले में हम सिर्फ वॉइड लिखे थे तो हम सिर्फ ई की बात किए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये एयर भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है तो दोनों वॉइड ही। तो हम इस ई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ई एयर यहाँ तक का वॉइड रेशियो, मतलब एयर की बात, और यहाँ पे वॉइड रेशियो वाटर की बात, दोनों को ऐड कर देंगे तो वॉइड रेशियो फुल की बात हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों को पता है कि एयर प्लस वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाता है। तो ये हम लोग डायग्राम से निकाल सकते हैं। अब इसमें से सोचिए कि अगर इसमें से आपको क्या क्या वैल्यू मिल रहा है। यहाँ आप कह सकते हैं कि आप वी को इस वाले डायग्राम की वजह से 1 माने थे, उसके वी को आप क्या किए थे, ई माने थे, फुल वॉल्यूम को आप 1 + ई माने थे, ठीक है। ये इतना आप निकाले। अभी आप ये भी कह सकते हैं कि आप वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है आप उसको ई डब्ल्यू के बराबर भी बोल सकते हैं। ये वी इज इक्वल टू ई है, वी ए इज इक्वल टू ई ए है, और वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डब्ल्यू हो जाएगा। यही हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो रहा है, ई डब्ल्यू के बराबर हो रहा है। अब इसमें से देखिए कि क्या क्या टर्म है जिसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वी एस यहाँ मिल गया हम लोगों को, वी एस का वैल्यू पुट कर देंगे। वी का भी ज़रूरत नहीं है, वी डब्ल्यू का ज़रूरत है, वी डब्ल्यू की जगह पे हम ई डब्ल्यू पुट कर देंगे, वी की जगह पे हम 1 + ई पुट कर देंगे। तो हम इसी को बना सकते हैं, गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एज इट इज़ रह जाएगा, वी डब्ल्यू के जगह पे हम ई डब्ल्यू यूज़ कर लेंगे, प्लस जी इंटू गामा डब्ल्यू, जी इंटू गामा डब्ल्यू, और वी एस के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 यहाँ नहीं लिखते हैं, ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल वी को हम लोग लिखे 1 + ई, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + ई, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ देखिए कि गामा डब्ल्यू आ गया, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जी इसका रिलेशन ही निकालना था तो ये वाला सॉर्ट आउट हो गया, ये ओके, ये ओके हो गया, ये ओके हो गया। 1 + ई, तो 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ई भी आपको मिल गया। अब आप धीरे धीरे इस इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कहीं पे भी आपको एस का यूज़ नहीं हुआ है, तो अब आपको कहीं ना कहीं से एस लाना है। तो आपका एक ये टर्म बच रहा है जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है आपका। अभी ई डब्ल्यू को टर्म अभी तक आप नहीं पढ़े थे ना, तो अब आपको ई डब्ल्यू को हटाना पड़ेगा, ये ई डब्ल्यू को भी कोई वैल्यू देना पड़ेगा। अब आ जाइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर, एस। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूरे वॉइड में, कि वॉइड में हवा कितना है, पानी कितना है, पानी कितना है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हवा कितना है तो एयर कंटेंट। अब यहाँ से अगर हम आपको बोलें कि ये वी डब्ल्यू जो है ये मेरा किसके बराबर है, ई डब्ल्यू के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है मेरा, ई है, ये जो है टोटल, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये मेरा किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू ई डब्ल्यू बाई ई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि ई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू एस, ये हमको एक डेरिवेशन यहाँ से मिल रहा है, एक वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो गामा हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ई एस प्लस जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई।
अगर हम फिर से गामा डब्ल्यू को कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों टर्म में है, ये एडिशन हो रहा है और दोनों टर्म में है, तो गामा डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा जी प्लस इसमें से आ जाएगा ई एस। गामा डब्ल्यू मेरा कॉमन है, आगे में लेते हैं, हम पीछे में कर दिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यही वो इक्वेशन है जो आपको निकालना था। बस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2-3 टॉपिक्स का आपको सहारा लेना पड़ा। जैसे एक आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन का बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ा, ये वाला, क्योंकि ये वाला आप याद रखें तो उससे आपको एक टर्म निकल गया। एक आपको ये फेज डायग्राम के बारे में जानना पड़ा, क्योंकि उससे आपको ये 4 चीज़ निकल करके आ गया। और एक आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला है, क्योंकि 4 चीज़ का रिलेशन बोल रहा है तो इसलिए 3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला डायग्राम और एक ये जी का फॉर्मूला। इसमें से आपको सारे अननोन्स निकलते चले जाएंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपका अगर हम अब बोल दे फिर से कि जैसे गामा निकाले ना, अगर बोल दे एग्जाम में कि यूनिट वेट नहीं देख के बोल दे गामा सैचुरेटेड के बारे में बताइए, रिलेशन बिटवीन गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट और ये तीनों का, तो गामा वाला तो अब आप निकाल लिए। मान लीजिए इफ़ अगर हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पूरे हवा जो है, इस पूरे में हवा हट करके पानी भर गया, तभी तो मेरा फुल सैचुरेशन हो गया ना, मेरा वाटर टेबल यहाँ तक आ गया। यहाँ तक जब मेरा वाटर टेबल आ गया, इसका मतलब है ना कि मेरा सारा ये एयर क्या हो गया, पानी से भर गया। इसका मतलब है कि मेरा जो एस है ये क्या हो गया, एस बराबर 1 हो गया। एस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पूरे वॉइड में वाटर कितना है, तो वाटर वॉइड के बराबर ही भर गया, तो वी बाई वी हो गया, मतलब 1 हो गया। अगर हम बोल दें कि मेरा ये ड्राई यूनिट वेट की बात कीजिए, तो ड्राई यूनिट वेट मतलब वाटर है ही नहीं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि मेरा वाटर टेबल जो है वो यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब है कि अब इससे ऊपर कोई पानी नहीं है, तो पूरा क्या हो गया, आपको ये पूरा एयर हो जाएगा। ठीक है, तो जब एयर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड यूनिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम इफ़ बोलेंगे कि अगर हम गामा सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो मेरा S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम गामा डी की बात कर रहे हैं तो मेरा S क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, अगर गामा सैचुरेटेड आप लिखना चाह रहे हैं तो S का वैल्यू 1 डालना होगा, तो ये हो जाएगा G प्लस ई इंटू एस होता है, S 1 ही हो गया तो यहाँ लिखे नहीं, इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अगर आप गामा ड्राई की बात करना चाह रहे हैं, इसका मतलब एस 0 हो रहा है, तो ई इंटू एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। बस यही फॉर्मूला जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये 3 फॉर्मूला जो है गामा सैचुरेटेड, गामा डी, ये तीनों आपको इसी से हो जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल गामा सबमर्ज भी पूछ रहा है तो गामा सबमर्ज में क्या करना है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब इसको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तो इस पूरे को लिख दीजिए, जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। अब दोनों टर्म में आपको गामा डब्ल्यू है, दोनों को इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आपका जो निकल करके आएगा इक्वेशन वो गामा सबमर्ज्ड का हो जाएगा। तो बस आपको याद रखना है, ये आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, हम इसको अलग अलग स्टेप बोल दे रहे हैं ताकि आपको ब्रेकअप करके भी अगर आप याद रखेंगे, आप यहाँ तक भी पहुँच गए, आगे का कुछ भूल गए तो भी आपको 6 का डेरिवेशन है तो 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4 का डेरिवेशन है तो 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। इतना दूर तक बनाने के बाद 1 मार्क्स तो नहीं देगा ऑब्वियसली, तो 4 में 2 मिल सकता है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो। और सही से देखिएगा तो ये कुछ भी नहीं है, बस पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वाले 5th वाले रिलेशन में सब पुट कर दिए। ये 1 में पढ़े थे, ये उसको वहाँ से यूज़ करके ले आए, उसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये सब स्टार्टिंग में ही पढ़े थे लेक्चर्स में, इन सारे फॉर्मूलाज को खाली बस पुट किए, ये ई डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट नया नया ले आए, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और वहाँ पे हम एक नाम दे दिए ई डब्ल्यू। हम वी डब्ल्यू भी छोड़ सकते थे, तो वी डब्ल्यू में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ई एस पुट कर देते, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे ही एक टर्म दे दिए। ठीक है, क्योंकि बुक्स में ऐसा मिलेगा आपको, तो कहीं वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो कि ई डब्ल्यू कहाँ से आया, इसलिए हम आपको यहाँ पे ई डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में समझाएं। अगर आप वो बीसी पुनिया का अगर आप सॉइल मैकेनिक्स के बुक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको ई डब्ल्यू का टर्म ही मिलेगा, हर बुक में अलग अलग अप्रोच होता है, तो इसलिए हम आपको ऐसा समझाएं कि आपको आप किसी भी बुक में खोल लीजिए, आपको ये सारा जो डेरिवेशन है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका यही सारा जो 5 है ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको आना चाहिए, इस 5 से बन गया आपका टोटल 7।
इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस जो हैं, ये हम आपका नोट जो है बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके सारे डायग्राम को फेयर बना करके हम आपको ये नोट जो है आपके पीडीएफ में साथ साथ ही अटैच कर देंगे, ताकि जब आप कोर्स की तरह से पढ़ रहे हो तो आपको अलग से कोई, ये पीडीएफ अलग बनता है, पीपीटी का पीडीएफ अलग बनता है, तो हम दोनों को इस तरह से मर्ज कर देंगे कि कंप्लीट आपका वो नोट्स की तरह से ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों का ये डेरिवेशन वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इंडेक्स प्रॉपर्टी में जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और उसके रिलेशन को पढ़ रहे थे, ये सारा थ्योरी आज के क्लास में हम लोगों का लगभग ये 5 क्लास हुआ है, इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला क्लास जो हम लोग अभी कल करेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऐसा वाला कराएंगे जिससे आपका ओवरऑल जो आपका जो वो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछने वाले ये कभी भी पता नहीं रहता है। किस टर्म को यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा या किस 2-3 टर्म को एक साथ कंबाइन कर देगा, ये नहीं पता चल पाता है। एग्जाम के क्वेश्चन को 6 मार्क्स का बनाना होगा तो वो 3 फॉर्मूलाज को एक साथ जुड़वाएगा आपसे। तो हम आपको ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आया हुआ है, जिसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका ब्रेन जो है वो उस तरह से चलने लगेगा कि आपको कोई भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, हम आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट उसी क्वेश्चन के थ्रू समझा देंगे। जैसे किसी में ई मिसिंग करके एन दे दिया, एक क्वेश्चन वैसा करेंगे। किसी में एस निकालना है तो हम आपको बताए थे कि लैंग्वेज लिख देगा इंग्लिश में, उसको समझ करके एस का वैल्यू कैसे निकालना है, हम वो वाला एक क्वेश्चन करवा देंगे। फिर आपको इसी तरह से गामा सबमर्ज जैसे निकालने बोल दिया और आपको दे दिया सारा बल्क यूनिट वेट वाला, तो यही वाला डेरिवेशन हम आपको करेंगे और इस वाले डेरिवेशन में डायरेक्टली इस वाले वैल्यू को पुट करके गामा निकालेंगे, या नहीं तो यहाँ पे एस का वैल्यू को 1 कर देंगे, गामा सैचुरेटेड निकल जाएगा, फिर गामा डब्ल्यू माइनस करेंगे, गामा सबमर्ज आ जाएगा। तो हम आपको उस 1 घंटा जो आप नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल वाला क्लास लेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि 4, 5, 6 जितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सके, चाहे वो 1 क्लास में हो, 2 क्लास में हो, हम आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करके कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ठीक ही पेस में चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि 5-6 क्लासेस में अगर हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो रहा है, आगे हम लोग टेस्ट्स वगैरह के ऊपर जाएंगे कि आपका वाटर कंटेंट निकालने का टेस्ट क्या होता है, जो जो चीज़ अभी तक आप पढ़े हैं, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, ये सब चीज़ का कोई ना कोई टेस्ट होता है। तो आपके सिलेबस में कहा गया है वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं पिक्नोमीटर मेथड से, तो पिक्नोमीटर वाला बताइए, या सॉरी ओवन ड्राइंग मेथड है तो ओवन ड्राइंग मेथड बताएंगे। फिर यूनिट वेट कैसे निकालते हैं तो पिक्नोमीटर मेथड है वो बताएंगे, कोर कटर मेथड है। ये सारी चीज़ें जो आपको अलग अलग मेथड्स हैं वो कौन कौन सा वैल्यू किस किस टेस्ट से आता है वो आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से करके आगे बढ़ेगा। तो कोई बहुत ना स्लो चल रहे हैं हम लोग, ना फास्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब देखते हैं कोई क्लास, आपको कोई रिव्यू देना हो तो आपको पता है कि आप रिव्यू कहाँ देंगे। आप अपने रिव्यूज़ बताइए ताकि एक आइडिया पड़े कि हम जो सोच रहे हैं आप तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही है। इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों का आज का क्लास में सारा ये जो रिलेशन का डेरिवेशन था ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।